मेरी थ्रू आउट द लाइफ में 50,000 मोर देन 50,000 वीएटी वर्कआउट किया है और स्टिल काउंटिंग अभी हो ही रहा है। क्या लगता है आपको कि क्या नेक्स्ट 5 इयर्स में ये डिमांड और बढ़ने वाली है या फिर जैसे एआई आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएगी और बेसिक हायरिंग बंद हो जाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है? एआई है, जो मैन्युअल और डुप्लीकेशन वर्क है, जो मैन्युअल वर्क है और डुप्लीकेशन वर्क है वो रिड्यूस कर रहा है। आदमी की टेक्निकल स्किल वो नहीं खा रहा है। आपका हार्ड वर्क है, टेक्निकल स्किल है, फ्यूचर है 5 और 10 इयर्स का, वो और आपका बढ़ेगा। फिर पॉइंट आया था इनिशियली कि मैंने स्क्रैच से लेके वापस लर्न किया, हार्ड वर्क किया। जो मेरे मेरे नीचे बंदे थे वो मेरे टॉप पे थे। उस सर वर्क फ्रॉम ऑफिस या रिमोट? मैं जब इंटरव्यू ले रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा बंदे रिमोटली माँग रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वर्क फ्रॉम ऑफिस इज़ द बेस्ट क्योंकि बंदे वन लाइन एडवाइस फॉर एसीसी स्टूडेंट्स। पढ़ो नहीं, उसके साथ प्रैक्टिकल भी नॉलेज बिल्ड अप कर। थ्री इडियट का एक ही है राइट? आमिर खान बोल रहा है कि अगर कामयाबी लेनी है तो पहले काबिल बनो, कामयाबी के पीछे मत भागो, ऑटोमेटिकली कामयाबी आपके पीछे जक मार के आएगी। तो मैं यही बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म नॉलेज ग्रोथ करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ एस एसीसीए पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जिन्होंने यूके अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री को इंडिया में उस वक्त बिल्ड करना शुरू किया था जब केपीओ का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था। उनके पास 30 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है, 50,000 से ज्यादा वीएटीज हैंडल कर चुके हैं, 100 प्लस प्रोफेशनल्स की टीम बिल्ड कर चुके हैं, मल्टीपल यूके अकाउंटिंग फर्म्स के ऑपरेशन सेटअप और स्केल कर चुके हैं और गुजरात के पायोनियरिंग केपीओ फाउंडर्स में से एक रहे हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर अशोक परमार सर। सर, पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। Thank you very much, Rahul, for giving me an opportunity. सर, आज भी आपकी प्रोफाइल देख के लगता है कि आप वैट और यूके अकाउंटिंग को लेकर उतने ही पैशनेट हैं जितना कि आप करियर के स्टार्टिंग डेज में रहे होंगे। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप अपने बारे में ऑडियंस को थोड़ा-सा अगर इंट्रोडक्शन देना पसंद करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। Yes, sure. Thank you very much. So, initially, when I complete my BCom, 1993 में मैंने मेरा बीकॉम कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने चार्टर अकाउंटेंसी के लिए आर्टिकलशिप ज्वाइन की। तो 1993 में मैंने जब आर्टिकलशिप ज्वाइन की, तब मेरा फर्स्ट ईयर का इनिशियल स्टाइपेंड था 75 रुपीज पर ईयर मीन्स पर मंथ, और सेकंड ईयर्स का था 150 रुपीज एंड थर्ड ईयर का था 225 रुपीज। लेकिन उससे क्या है कि मेरा डेली एक्सपेंसेस मेरा नहीं चल रहा था। तो मैंने उसके साथ-साथ मेरा खुद का इंडियन अकाउंटिंग का बिज़नेस शुरू किया। उसका नाम था लाभ अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सो 1993 से 10 साल तक मैंने लाभ अकाउंटिंग के नेम पे इंडियन अकाउंटिंग की प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन मेरे पापा जल्दी पास अवे हो गए, तो थोड़ी और फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, तो मैंने सोचा कि अभी मेरे को और थोड़ा कमाना पड़ेगा, फैमिली में थोड़ा और मेरा इनपुट देना पड़ेगा। तो मैं कई प्रोफेशनल क्लासेस में लेक्चर देने जाया करता था। उसी टाइम एक गवर्नमेंट लेक्चर में मिस्टर दुष्यंत दीक्षित करके साहब थे, उसके वहाँ भी मैं लेक्चर देने जाया करता था। तो वो दुष्यंत दीक्षित का पर्सनल दोस्त, खास फ्रेंड यूके में वो प्रैक्टिस कर रहा था और मार्केटिंग कर रहा था मिस्टर धीरेन्द्र जोशी के साथ। तो ऑन 2nd ऑफ अक्टूबर मिस्टर धीरेन्द्र जोशी और मिस्टर बंकिम देसाई इंडिया आए फैमिली टूर के लिए, और उसने सोचा कि हम जो यूके अकाउंटिंग में बिजनेस कर रहे हैं, वो हम अकाउंटिंग का आउटसोर्सिंग हम इंडिया में करें। तो उसके लिए वो बेसिकली अच्छी सिटी ढूँढ रहे थे। पहले वो उसने सूरत चॉइस किया, बाद में उसने बड़ौदा चॉइस किया। बड़ौदा में 2 अक्टूबर को मिस्टर दुष्यंत दीक्षित और धीरेन्द्र जोशी की पर्सनल मुलाकात हुई बंकिम देसाई के साथ, और उसने डिसाइड किया कि हम बड़ौदा में कैसे स्टार्ट करें। बड़ौदा में स्टार्ट करने का 2 या 3 ही रीज़न था। एक कि कुरियर, एयर कुरियर बहुत जल्दी मिलता था, लो कॉस्ट में एम्प्लॉइज़ मिलते थे, और एमएस यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश बंदा अच्छे से मिलता था। तो उसी टाइम उस लोगों ने सोचा कि हम बड़ौदा में अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुरू करें। तो स्पेशली मैं
दुष्यंत दीक्षित को जानता था, तो उसने धनतेरस दिवाली के दिन में जब सीए की पढ़ाई कर रहा था, तब उसने मेरे को फ़ोन किया कि हम यूके अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ बड़ौदा आ जाओ। और मैं बड़ौदा चला गया, उसको पूछा भी नहीं भई क्या करना है, कैसे करना है, आप क्या करने वाले जा रहे हो? कुछ नहीं। लेकिन उसी पेज पे मैं वहाँ चला गया एंड ऑन 13th ऑफ नवंबर 13/11/2000 को हमने विद द पीपल ऑफ 7 कंपनी शुरू की। उसका नेम था दोषी अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इन यूके उसका नेम था दोषी एंड कंपनी। अकोटा में हमने 1000 स्क्वायर फुट में दोषी अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड विद 7 स्टाफ से शुरू किया। उसी टाइम हमारा नंबर ऑफ क्लाइंट था 25। उसी टाइम एवरेज पाउंड रेट था 68, अब राउंड अबाउट 126 है। उस टाइम फ़ोन ज़्यादा नहीं चल रहे थे, लोकल में बीएसएनएल चल रहा था और मोबाइल में नोकिया बेसिकली 3310 से ऐसा चल रहा था। बहुत कम लोगों के पास फ़ोन था, तो यूके का कॉन्टैक्ट करने का भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। उस टाइम मेरे पास फ़ोन था, लेकिन उस टाइम इनकमिंग का रेट था ₹8 और आउटगोइंग का रोट रेट था ₹14। तो हमने वहाँ 2000 में शुरू किया, दूसरे अकाउंटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ओवर द पीरियड में शुरू-शुरू में क्योंकि यहाँ यूके से जो 3 बंदे आए थे, एक पेरोल के, एक अकाउंट्स के और एक वीएडी के जो हमको ट्रेन करने के लिए। लेकिन उसका इंग्लिश यूके एक्सेंट के हमको उतना समझ नहीं आ रहा था। वो सिखा रहा था, हमको समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, सुबह 7 बजे ऑफ़िस चला जाता था, अंडरस्टैंड करता था, नोट्स बुक में नोट्स लिखता था, रात को 10 बजे तक हार्ड वर्क करता था। वैसे ही और बंदे भी साथ में मेरे साथ आते थे। मैं ऐसे सीनियर ₹6500 में वहाँ जॉइन किया था। तो इंटर सीए के बेस पे मैंने जॉइन किया था, तो मेरा एक पोजीशन था राइट मैनेजर के लिए। तो मैंने वहाँ हार्ड वर्क किया और वहाँ से आज दोषी अकाउंटिंग सयाजीगंज में कुछ लास्ट 26 ईयर से शुरू कंटिन्यूस है और वहाँ अभी तक मोर देन 600 पीपल वर्क कर रहे हैं। मोर देन 5000 क्लाइंट्स वहाँ है और अ, 5 या 6 फ्लोर्स पे मोर देन वी कैन से 30,000 स्क्वायर फुट में उसका ओवरऑल ऑफिस है, राइट? वो बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी, इंग्लिश, चाइनीज़ सब क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन 2007 में वही दोषी अकाउंटिंग में जो दुष्यंत दीक्षित का दोस्त था बंकिम देसाई यूके वाला, उसने सोचा कि पैसा बन रहा है, तो हम क्यों ना हम खुद की कंपनी नई शुरू करें। तो उसने 2007 में नई कंपनी शुरू की और उसने मेरे को ऑफर किया कि भाई हमारे को तुम्हारी ज़रूरत है, तो आप हमारे यहाँ जॉइन करो। तो मैंने बंकिम देसाई के साथ एज़ ए वीएटी मैनेजर 2007 में पीएस अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में जॉइन किया। यूके में वो देसाई एंड कंपनी के नेम से चल रही थी। यहाँ पीएस अकाउंटिंग 2 शॉर्ट फॉर्म थे। एक बंकिम देसाई का बच्चा था, उसका नाम था प्रीतेश और दुष्यंत दीक्षित का बच्चा था, उसका नाम था सैंडिलिया। तो वो दोनों के फर्स्ट इनिशियल नेम से पीएस अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हमने शुरू किया। मैंने 10 साल वहाँ काम किया। जब मैंने रिज़ाइन दिया, उस वक़्त मैं कंपनी का डायरेक्टर था। 100 ऑफ एम्प्लॉइज़ वहाँ काम कर रहे थे और ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया। लेकिन आज वहाँ मोर देन 3000 क्लाइंट्स एक्टिव है। अभी पीएस अकाउंटिंग कन्वर्जन होके एएम अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो गया है। वहाँ उसका 3 टू 4 फ्लोर पे मोर देन 100 स्टाफ वर्क कर रहे हैं। लेकिन ऑन 2007 में 17 में सम फाइनेंशियल क्राइसिस के हिसाब से मैंने यूएक्स अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जॉइन किया। यूएक्स अकाउंटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का ओनर था क्रिस रॉबिन्सन। तो विद द हेल्प ऑफ क्रिस रॉबिन्सन, दिशांत देसाई, राजीव भाटिया, जय जोशी एंड राजेश सोडा, आई हैव जॉइन ओवर देयर एज ए सीनियर मैनेजर। तो मैंने वहाँ भी ऑलमोस्ट 15 महीना जैसा काम किया। लेकिन वहाँ भी मेरा छोटा भाई एक्सपायर हो गया, तो मैंने वहाँ 15 महीने काम करने के बाद थोड़ा और पैसे का प्रॉब्लम आया, तो मैं निकल गया। वहाँ रिज़ाइन करने के बाद मेरी मुलाकात मिस्टर राजेश सोढ़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ौदा से हुई।
राजेश सोढ़ा आज यूनिसन ग्लोबल्स में एक प्रोफेशनल डायरेक्टर है। तो उसके साथ मेरी मुलाकात हुई। उसने मेरे को मिस्टर विजय जिंजूवाड़िया और उदय रानपुरा से मेरी मुलाकात करवाई। उदय रानपुरा और विजय जिंजूवाड़िया वो जेड-यू-आई ग्रुप करके ग्रुप ऑफ कंपनीज चला रहे हैं। जेड यानी जिंजूवाड़िया एंड कंपनी, वहाँ इंडियन अकाउंटिंग, सीए, सीए फाइनलिस्ट और आर्टिकलशिप हम ट्रेन कर रहे हैं। यूनिसन ग्लोबल, ये हम यूएस अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं। यूएस अकाउंटिंग का वर्क में हम एनरोल एजेंट, सीपीए सभी को हम ट्रेन कर रहे हैं और प्रैक्टिस हायर कर रहे हैं। अब अलोंग विथ हम ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग बाकी ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग का भी वर्क कर रहे हैं और बड़ौदा में हम यूके अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं। यूके अकाउंटिंग में हम एसीसीए, फ्रेशर्स, सीए फाइनलिस्ट, सीए को हम हायर कर रहे हैं। बड़ौदा में हमने जब 2018 में हमने शुरू किया कंपनी, तब इनिशियली 750 स्क्वायर फुट में हमने शुरू किया था। एवरेज 5 एम्प्लॉइज उसी टाइम पे। आज मेरा उस कंपनी में 8 साल हो गया। अभी बड़ौदा में मोर देन 70 पीपल वर्क कर रहे हैं और 5000 फ्लोर की 2 हमने ऑफिस ऑक्यूपाई की है और मोर देन सो मेनी हैप्पी क्लाइंट्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। हमारी ओवरऑल ब्रांचेस है अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर, सूरत एंड हैदराबाद। तो ये सब क्लाइंट्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और मैं अभी वहाँ ही सिंस लास्ट 8 ईयर से यूनिसन ग्लोबल्स में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो राहुल भाई, ये है मेरी ओवरऑल यूके अकाउंटिंग की जर्नी। सर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है कि 75 रुपीज़ मंथली से आज एक इतनी बड़ी पोज़ीशन पर होना बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और वो भी उस समय में जिस समय में 3 डेकेड्स पहले यूके आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का कोई नामो-निशान ही नहीं था। तो या मेरा पहला सवाल भी यही है कि आज अगर आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री एक एस्टैब्लिश्ड सेक्टर बन चुकी है, लेकिन जब आपने ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स पहले यूके आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री की जर्नी स्टार्ट की थी, तब इंडिया में ये कॉन्सेप्ट तो बहुत नया था। तो उस टाइम पे अपॉर्च्युनिटी कैसे आइडेंटिफाई हुई और ये जर्नी कैसे शुरू हुई स्पेसिफिकली? इंडिया में इनिशियली तो बेसिकली हम क्या है, फ्रेशर्स बंदे हायर करते थे क्योंकि हमको एक्सपीरियंस बंदे नहीं मिलते थे। फ्रेशर्स बंदे हायर करते थे, उसको कम्युनिकेशन, इंग्लिश ट्रेन। पर बंदे क्या होते हैं कि भाई यूके अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं तो वो बेसिकली इंडियन अकाउंटिंग में वर्क कर रहे थे, तो उसका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं था। तो हमने उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड किया, इंग्लिश सिखाया, कम्युनिकेशन सिखाया और ओवर द पीरियड उस बंदे को ट्रेन किया और आज वो बंदा कई कंपनी में अच्छे पोजीशन पे है। सर क्या क्या उस वक़्त लोगों को कन्विंस करना डिफिकल्ट था कि इंडिया से यूके आउटसोर्सिंग सक्सेसफुली मैनेज की जा सकती है? फर्स्ट टाइम जब इनिशियली शुरू किया तो बहुत कन्विंस नहीं था क्योंकि बंदे ज्वाइन नहीं कर रहे थे। क्योंकि क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करना, बंदे का ट्रस्ट बिल्ड करना, अच्छी सैलरी पे से वहाँ हमारे कंपनी में ज्वाइन करना, उसको पता नहीं था कि भाई ये कंपनी कहाँ तक चलेगी, फ्यूचर क्या है। लेकिन हमने इनिशियली वो ट्रस्ट बिल्ड किया, बंदे के साथ मेंटेन किया, उसके साथ अच्छा क्या है कि रिलेशन मेंटेन किया और आज हमारे पास कई बंदे हैं जो पिछले 15-20 साल से भी वर्क कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट सर। सर आपके इनिशियल स्ट्रगल्स क्या थे? ऐसी कौन-सी लर्निंग थी जो आप आज भी फॉलो करते हो? इनिशियल स्ट्रगल तो क्या है कि लर्निंग से मैं से स्टार्टिंग से मेरे को इनिशियली क्या है कि इंग्लिश में मेरे को तकलीफ थी, राइट? तो मैं इनिशियली आज तो मैं यूके क्लाइंट से इंग्लिश में बोल रहा था। इनिशियली मेरे को प्रॉब्लम आती थी। मैंने खुद पे क्या ट्रेन किया और ज़्यादा डेली टू डेली लर्न किया और लर्निंग के बेस पे आज मैं कई बंदे को सिखा भी रहा हूँ और ट्रेन भी कर रहा हूँ। सर दैट्स वेरी इंसाइटफुल। सर आपने अकाउंटिंग टीम्स को स्क्रैच से बिल्ड करके 100 प्लस मेंबर्स तक स्केल किया है। मतलब टीम बिल्ड बिल्ड करते वक़्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती है? टेक्निकल स्किल्स होती है, उसका एटीट्यूड होता है या लीडरशिप होती है? बेसिकली जब हमने इनिशियली स्क्रैच से शुरू किया तो हमको हमारा उसका एटीट्यूड मेन होता है। टेक्निकल तो क्या है, हम बंदे को सिखा लेते हैं, लेकिन वो उसका फेथ, उसका टेक्निकल स्किल और ओवर द पीरियड वो कैसे लर्न करता है, राइट? वही हमारे पास था। हमने जितने भी बंदे सिखाए वो बंदे इनिशियली तो कुछ नहीं थे, राइट? हमको भी एक्सेल इतना नहीं आता था।
लेकिन हमने ओवर द पीरियड उसको सिखाया, टेक्निकली सिखाया, कम्युनिकेशन सिखाया, क्लाइंट के साथ कैसे अ, डिस्कस करना है और कैसे फ़ॉलो अप करना है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, वो ओवर द पीरियड हमने सीखा है और आज बंदे पॉजिटिवली कई कंपनी में वर्क कर रहे हैं। सर आपने इतने सारे एम्प्लॉइज़ के साथ काम किया है, तो सर आपको कैसे पता चलता है कि कोई एम्प्लॉयी फ्यूचर लीडर बन सकता है, जिसमें ये क्वालिटीज़ हैं? बेसिकली हम इनिशियली कोई भी बंदे को हायर करता है, तो वो बंदा कैसे उसको रिएक्ट करता है। कई बंदा ऐसा ऐसा होता है कि टाइम पे आता है, टाइम पे चला जाता है। कई बंदा ऐसा होता है कि हम अगर किसी को सिखाते हैं तो पास में आके बैठ जाता है, सीखता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट करता है और उससे हमको पता चलता है कि उसका फ्यूचर क्या है और उसको हम धीरे-धीरे जो उसकी जो मास्टरी है वो फील्ड में हम उसको ट्रेन करते हैं ओवर द पीरियड उसको स्क्रैच से लेके टॉप लीडर तक हम उसको आगे ले जा रहे हैं। सर हमारी ऑडियंस में काफ़ी एसीसी स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग अकाउंटेंट्स भी हैं। आपके अकॉर्डिंग आज के टाइम में एसीसी स्टूडेंट्स के लिए यूके अकाउंटिंग इंडस्ट्री में अपॉर्च्युनिटीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है? हाँ, आज के युग में यूके अकाउंटिंग में एसीसी के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है, क्योंकि अगर आपने पार्टली भी एसएसीए किया है या फुल एसएसीए किया है, तो एडवाइज़री है, वीएटी कंप्लायंस है, राइट? एआई टूल्स भी है, अकाउंटिंग है, राइट? जैसे सर्विस चार्जेस इंडस्ट्रीज़ है, राइट? सेल्फ असेसमेंट है, पर्सनल टैक्स रिटर्न्स है, सो मेनी अपॉर्च्युनिटीज़ है जो आज के युग में लोग क्वालिफाइड एसीसीए को सिलेक्ट करना पसंद करते हैं। तो एसीसी के लिए सो मेनी अपॉर्च्युनिटीज़ है आज के टाइम में। सर क्या लगता है आपको कि क्या नेक्स्ट 5 इयर्स में ये डिमांड और बढ़ने वाली है या फिर जैसे एआई आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएगी और बेसिक हायरिंग बंद हो जाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, 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 मेरे को ऐसा नहीं लगता है। वो मेरे को तो ऐसा लगता है और 5 और 10 इयर्स में उसकी और ज़्यादा क्या है कि डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि एआई है, जो मैनुअल और डुप्लीकेशन वर्क है, जो मैनुअल वर्क है और डुप्लीकेशन वर्क है, वो रिड्यूस कर रहा है। आदमी की टेक्निकल स्किल वो नहीं खा रहा है। आपका हार्ड वर्क है, टेक्निकल स्किल है, उस उससे उसको कोई लेना-देना है। तो एआई से जो फ्यूचर है 5 और 10 इयर्स का, वो और आपका बढ़ेगा। इनिशियली हम लोग क्या करते थे, ईमेल अपने आप टाइप कर रहे थे। आज हम क्या कर रहे हैं, ईमेल टाइप से एआई टूल्स के हिसाब से और हमारा इनपुट दे रहे हैं और क्लाइंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं और हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ रही है। तो नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स में और उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, रिड्यूस नहीं होगी। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली एग्री। ह्यूमन जजमेंट काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है एडवाइज़री में। यस। और आपने इतने सारे रोल्स बताए, इतने सारे टाइप्स ऑफ वर्क बताए, उसी के रिगार्डिंग मुझे एक प्रश्न है कि जैसे फ्रेशर जब इंडस्ट्री में एंटर करता है, तो हुँ, उसके सामने बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। मैंने भी जब मेरे पहली जॉब यूके अकाउंटिंग में स्टार्ट करी थी, तब मेरे पास भी कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ थी कि मैं बुक कीपिंग में जाऊँ, मैं बीएटी में जाऊँ, मैं हुँ। स्पेसिफिकली पेरोल में जाऊँ, मैं ईयर एंड में जाऊँ, मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जाऊँ। तो सर आपके अकॉर्डिंग सबसे पहली किस स्किल पर फोकस करना चाहिए फ्रेशर को? सी अभी मैं जहाँ कंपनी में काम कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ बंदे ऐसे हैं कि डायरेक्टली अकाउंट सीखना चाहते हैं। कोई स्क्रैच में जाना नहीं चाहता है। लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करना चाहता हूँ, आपका अगर बेस अच्छा होगा, तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। तो पर्सनली आप अगर बुक कीपिंग और वीएटी आप इनिशियल से शुरू करेंगे, तो ओवर द पीरियड आपको ईयर एंड अकाउंट, सेल्फ असेसमेंट, पर्सनल टैक्स रिटर्न और अच्छी तरह से आएगा, क्योंकि बुक कीपिंग के बेस से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये नॉमिनल एड कौन से अकाउंट्स में जाएगा, उसको मेरा कहाँ रीएलोकेशन करना है, अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट करनी है, एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या करनी है। तो मेरे हिसाब से बेस लेवल है बुक कीपिंग एंड वीएटी, क्योंकि मैंने भी बुक कीपिंग और वीएटी से शुरू किया। आज मैं अकाउंट्स में अकाउंटिंग गुरु हूँ। मैं कई बंदे को ट्रेन कर रहा हूँ। करेक्ट। सर मैंने भी अपना करियर शुरुआत में जब मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली तो मैंने ईयर एंड फाइनलाइजेशन से ही शुरुआत किया। बट मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि मुझे ऐसे मेंटर्स मिले जो कि जिन्होंने मुझे डायरेक्ट अकाउंट सिखाए और बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट्स और वीएटी कॉन्सेप्ट्स भी किए। और मेरे जितने सीनियर्स थे वो मोस्टली सीए इंटर्स, बीकॉम ग्रेजुएट्स थे। कोई ओके। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डर या फिर बीकॉम ग्रेजुएट्स नहीं थे। मुझे क्योंकि यही बात इतनी अच्छी लगी कि एक्सपीरियंस वहाँ पर इतना मैटर कर रहा था, चाहे आपका जो भी क्वालिफिकेशन हो।
अगर हुँ। आपके पास एक्सपीरियंस है, अच्छी स्किल है, तो आपको बढ़ने का मौका ज़रूर दिया जाता है केपीओ में। सर आपका क्या कहना है इस पे? यस, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, लर्निंग का कैपेसिटी है, हार्ड वर्क करना चाहते हो, आप मैं क्या है अभी मैं सुबह के से लेके शाम तक कोई भी बंदा मेरे को क्वेश्चन करता है, मैं इमीडिएट रीड करके रिप्लाई देता हूँ, राइट? ऐसे अगर एक्सपीरियंस है और आपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने जो वर्क किया है, तो ऑफ कोर्स आपको और अपॉर्च्युनिटी मिलेगी रादर देन प्रेशर। तो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस वाले बंदे अगर आज के टाइम में हम कई एक्सपीरियंस वाले बंदे हमको मिल नहीं रहे, क्योंकि वो जहाँ जॉब कर रहे हैं, वहाँ ही जॉइन रहना चाहते हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते। तो एक्सपीरियंस बंदे आज के टाइम में हायर करना बहुत डिफिकल्ट है। एब्सोल्युटली एग्री सर। इसलिए सर जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो डिग्री और क्वालिफिकेशन के अलावा कैंडिडेट में सबसे पहले क्या देखते हैं? देखो मैंने मेरी थ्रू आउट लाइफ में मोर देन 1000 पीपल का इंटरव्यूज़ लिया है। डिफरेंट डिफरेंट इंक्लूडिंग सीए, सीए फाइनलिस्ट, एसीसीए एंड फ्रेशर। अभी भी मेरा कंटिन्यू चल रहा है। हर रोज मैं 3-4 बंदे का इंटरव्यू ले रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं इंग्लिश देखता हूँ। पहले बंदे जब इंटरव्यू लेने आते हैं तो मैं से उसको पहले पूछता हूँ कि आपको कौन से में इंटरव्यू देना है, इंग्लिश या हिंदी में? उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता हूँ। अब जब वो ओके हो जाता है तब मैं इंटरव्यू प्रोसेस शुरू करता हूँ और उसका बेसिक कैसा है, इंग्लिश में कभी भी नहीं देखता हूँ। उसका बेसिक कैसा है, फ्लेक्सिबल है, कॉन्फिडेंट है, अगर वर्क हम दे तो वो कर सकेगा। और उसको मैं बेसिकली देखता हूँ कि एक्सेल और वर्ड और दोनों में कितना मास्टर है। और बाकी तो क्या है, हम 2-3 महीने ट्रेनिंग देते हैं, ओवर द पीरियड ऑटोमेटिकली लर्न करके सीख जाओ। तो वही मेन चीज़ है। सर, अब थोड़ा इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यूके अकाउंटिंग इंडस्ट्री को आप नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स में कहाँ देखते हैं? जैसे कि इंडिया की पोज़ीशन ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट में कितनी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है? नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स में मैं ऐसा देखता हूँ कि सो मेनी यूके जो अकाउंटेंट्स है, यूके के आउटसोर्स करते हैं, वो इंडिया में और ज़्यादा आउटसोर्स करेंगे क्योंकि उसको कॉस्ट भी इफेक्टिव होता है। इंडिया में बहुत टैलेंटेड बंदे लो कॉस्ट में मिल जाते हैं। और यहाँ भी जो लोग एसीसीए कर रहे हैं और उसको वहाँ यूके के साथ जो भी कॉन्टेक्ट है, वो भी बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। तो आज नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स में मैं बोल रहा हूँ कि सो मेनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ, आज पिछले 25 साल में इंडिया में मोर देन 350 टू 450 एपीओ बीपीओ केपीओ यूके अकाउंटिंग चल रहा है, राइट? और 750 टू 1000 पर्सनल अकाउंटेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, स्मॉल अकाउंटेंट है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मोर देन 20 टू 30,000 एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं। पर एवरेज सैलरी आप ढूंढो तो इनिशियली फ्रेशर्स का 12,000 से टॉप लेवल पे 5 लाख मंथली अर्न कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 5 इयर्स में सो मेनी अपॉर्चुनिटीज है। सर आपने 50,000 प्लस वीएटी हैंडल किए हैं। ये बहुत ही एक बड़ा नंबर है और वीएटी में सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक क्या होती है, जो फर्म्स या अकाउंटेंट्स फ्रीक्वेंटली कर देते हैं? मैंने मेरी थ्रू आउट द लाइफ में 50,000 मोर देन 50,000 वीएटी वर्कआउट किया है और स्टिल काउंटिंग अभी हो ही रहा है। लेकिन मेन कॉमन मिस्टेक क्या होती है जब इनवॉइस आते हैं इनिशियली तो अभी क्या है कि डेप्स में इनवॉइस आते हैं, राइट? और फिजिकली पहले 10 साल 15 साल पहले कुरियर से आते थे। अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता था। इनवॉइस क्या है, उसको जीरो लेटर में लेना है, स्टैंडर्ड लेटर में लेना है, लोअर रेटर में लेना है, रिवर्स चार्जेस है, सीआईएस आता है कि नहीं, राइट? ये सब। और इनवॉइस कई बार इनवॉइस में ऐसा होता है कि इनवॉइस पे सपोज टिस्को है, सेस्बरी है, उसमें वीएटी रेट्स कभी में नहीं दिखता है। वहाँ जो साइड में एस्टेरिस्क लिखा हुआ है, वो वेटेबल आता है। तो कई बंदे ऐसे हैं कि वैसे ही इनवॉइस आया, पोस्ट कर दिया। लेकिन जब हम रिव्यू करते हैं, तो रिव्यू के वक़्त हमको पता चलता है कि भाई इस इनवॉइस में गलत किया है। कभी क्या है कि रेमिटेंस इनवॉइस आती है, रेमिटेंस एडवाइस के हिसाब से लोग चेक करके पोस्ट करते हैं, स्टेटमेंट के हिसाब से चेक करके मैच करते हैं। तो ये सब कई गैप होती है। जब हम रिव्यू करते हैं तब हमको पता चलता है कि बंदे ने यहाँ मिस्टेक की है। सर कोई मेमोरेबल वीएटी केस जो आपको अभी भी याद हो? बेसिकली ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब मैंने इनिशियल शुरू किया तो एक वीएडी था 1 लाख पाउंड जैसा, ऑप्शन टू टैक्स का वीएडी था।
तो जब एचएमआरसी ऑफिसर ने हमारी हमको पूरी डिमांड की, तो हमको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स हमको हमारे पास डिमांड किया। हमने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स उसके साथ डिमांड किया, केस वन बाय वन उसके साथ डिस्कस किया और आफ्टर 1 और 2 मंथ के बाद उसने क्या है कि हमको वो वीएडी का रिफंड हमको हमारे क्लाइंट के अकाउंट्स में दिया। तो इनिशियल स्टेज में जो भी रिफंड्स या कम्युनिकेशन हाई वैल्यू आते होती थी, उसका रिफंड आता था, लेकिन जो कोई बंदा क्लाइंट्स हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है और हम एचएमआरसी ऑफिसर के साथ चैलेंज करते हैं, तभी हमको क्लाइंट्स एचएमआरसी के पास से वो रिफंड निकालना होता है, वो चैलेंज एक्सेप्ट करनी होती है, वो बहुत बड़ी होती है। उस टाइम मेरे को वो चैलेंज एक बड़ी आई। सो दैट्स इनसाइट इंटरेस्टिंग। आज आज के टाइम में तो टेक्स्ट काफ़ी ईज़िली इनवॉइस कैप्चर कर रहा है और डिजिटल रिकॉर्ड्स के थ्रू इतना डिफ़िकल्ट नहीं है किसी को एक्सप्लेन करना कि इतना वीएटी बन रहा है। उस टाइम के लिए आई कैन इमेजिन कि अगर एक-एक इनवॉइस आप फिज़िकली चेक करो, वो भी कुरियर के थ्रू आ रहा है, तो दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू अरे यार, प्रिपेयर द वीएटी। रिफंड तो ले लिया था, लेकिन हस्बैंड वाइफ का उसी टाइम डिवोर्स हो गया। तो वाइफ के अकाउंट में अमाउंट चली गई और वाइफ देना नहीं चाहती थी। बहुत डिफिकल्ट आ गया तो उसी टाइम में निकालते-निकालते हमारे नाक में दम आ गया था। लेकिन फाइनली हम सक्सेस हो गए थे उसमें। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सर। सर आपने अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में काम किया जैसे कि पब्स इंडस्ट्री के लिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए, कन्वेंस स्टोर्स के लिए, केयर होम्स के लिए। ये इतने सारे इंडस्ट्री के लिए अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से सबसे चैलेंजिंग इंडस्ट्री कौन-सी लगती है आपको? हाँ, सो इनिशियली तो रेस्टोरेंट वगैरह थी, पब और रेस्टोरेंट, राइट? लेकिन आज देखो तो कई बंदे को वो सीआईएस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल स्कीम सीआईएस में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि रिवर्स चार्जेस आता है, राइट? सीआईएस सफल होता है, सीआईएस डिडक्टेड होता है और पब और रेस्टोरेंट में क्या होता है कि बल्कि उसका वॉल्यूम होता है, कैश फ्लो का मेंटेन करना पड़ता है, स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, टील्स आती है, रेट्रो टील्स जैसे टील्स में कई ज़्यादा टील्स होते हैं, टील 1, टील 2, टील 3, कौन-सा स्टैंडर्ड रेट है, कौन-सा ज़ीरो रेट है, कौन-सा एग्ज़ेम्प्ट है, उसी हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो हम जो बंदे को सिखाते हैं, अगर उस बंदे को आ गया तो आ गया, नहीं आया तो हमको उतना जितना टाइम उसने प्रोसेस में लगाया उतना ही टाइम हमको और रिव्यू में टाइम लगता था। तो आज के टाइम में सीआईएस इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इनिशियली में हम बोले तो रेस्टोरेंट वगैरह ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे। आपके टाइम में तो सर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काफ़ी सारे अच्छे पीओएस सिस्टम्स आ गए हैं जो डायरेक्ट बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर में डेटास देते हैं। उस समय में तो रेस्टोरेंट मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता होगा क्योंकि लिए रेस्टोरेंट बिज़नेस ऑलरेडी कैश फ्लो हेवी बिज़नेस होता है और या कैश फ्लो इश्यूज़ भी बहुत होते हैं। वो क्लाइंट्स पे भी डिले करते हैं अकाउंटेंट्स को और फ्रीक्वेंटली वो अकाउंटेंट्स बदलते हैं क्योंकि उनको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाता है। तो सही आई कैन एग्री कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ही काफ़ी डिफिकल्ट रही होगी। बट सर सबसे इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री कौन-सी रही है कि मतलब ईज़ी टू गो इंडस्ट्री? सबसे इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री आप बोलो तो आईटी इंडस्ट्रीज। आईटी इंडस्ट्रीज में क्या है कि इनवॉइस बहुत कम आते थे, लाइक फ्लैट रेट में सब चले जाते थे। इनवॉइस कम आते थे, एक्सपेंस कम प्रोसेस होते थे फ्लैट रेट में करने का और इजीली चार्ज कर लेने का। तो उसमें क्या है कि हमारी मेहनत कम और अर्निंग ज्यादा होती थी। तो इनिशियली जो भी होता है आईटी इंडस्ट्री, तो हमारे कंसल्टेंट क्या थे, जो भी कंसल्टेंट थे आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादा फ़ोकस कर रहे थे, राइट? ओके सर। सर आईटी इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर्स में वो लोग अगर जैसे सिंगल कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे तो उनकी यूके फॉर्मेशन कंपनी होती थी, तो वो यूजुअली अपना पेरोल भी अम्ब्रेला कंपनी के थ्रू करते होंगे, तो उनका टैक्स रिटर्न भी नहीं होता होगा मोस्टली सर, यस, आईआर यस, 35 के अकॉर्डिंग। यस, उसका टैक्स रिटर्न नहीं होता था। आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा पता है बेसिकली आपने उस पे आप बहुत ज़्यादा तक वर्क किया हुआ ऐसा लगता है। सर मुझे तो अभी सिर्फ़ 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है और अभी मैं खुद का नॉर्मली फ्रीलांस करता हूँ अभी और साथ में एसीसी प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट हूँ। बट जितना भी ये आपके लिंक्डइन इनसाइट से, आपके यूट्यूब चैनल से काफ़ी ज़्यादा सीखा है मैंने और आपकी प्रोफ़ाइल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है मुझे स्पेसिफिकली एक-एक चीज़ सीखने में, वीईटी के नए-नए इनसाइट्स और लिंक्डइन पोस्ट सीखने में। यस, वो अपडेट बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल हो। यस, यस। अभी आज आज के टाइम पे भी मेरा लिंक्डइन में मोर देन 20,000 प्रोफेशनल है। उसमें से मोर देन 10,000 सीए फाइनलिस्ट
एसीसीए, सीपीए और एनुअल एजेंट से। तो वो हर रोज़ मेरे को कई बार पर्सनल मैसेज करके भी पूछ रहे हैं कि सर सर मैं आप इसका वीडियो डालो, इसका सिखाओ। वैसे यूट्यूब में भी ऐसा ही, जैसे भी वीडियो डालता हूँ वो मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं कि आप हमको अभी ये वीडियो डालो, ये सिखाओ। लेकिन जैसे-जैसे टाइम मिलता है, वैसे-वैसे मैं वीडियो डालता हूँ। सिमिलरली सर हम भी मैं और एक मेरा मित्र है हर्ष ग्वालानी, वो एसीसी एफिलिएट हैं और क्यूबेक ग्लोबल में जॉब करते हैं। तो वो हम दोनों मिलकर एसीसी में यही चीज़ है कि फ्रीली एफआरएस के अकॉर्डिंग अगेन अंडरस्टैंडिंग्स, अकाउंटिंग के छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हो गए, फ्यू बेसिक जर्नल एंट्रीज़ हो गई, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया और आप जैसे गेस्ट को पॉडकास्ट पर बुलाकर उनके लिए एक बहुत ही इंसाइटफुल और ऐसी वैल्यूएबल चीज़ देने की कोशिश करते हैं, जिससे वो फ्यूचर में जल्दी आगे बढ़ पाएँ। सर जी। आप ऑटोमेशन, मैक्रोस और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए भी काफ़ी नोन हैं। तो एआई को लेकर बहुत डिस्कशन चल रहे हैं। क्या एआई अकाउंटेंट्स की जॉब रिप्लेस करेगा या अपॉर्च्युनिटीज़ और क्रिएट करेगा रिगार्डिंग ये मैक्रोस और प्रोसेस के रिगार्डिंग? उससे पहले मैं एक बात बोलूँगा, हमने है ना इनिशियली हमको वीएडी प्रोसेस में बहुत स्ट्रगल हो रहा था, 2007 में जब बंकिम देसाई के साथ शुरू किया। पूरा इनवॉइस आते थे, प्रोसेस करते थे, बंदे को सिखाते थे। तो हमने क्या किया उसी टाइम जैसे अभी एआई आ रहा है, हमको माइंड में आया कि साले हमको तो इतना तो एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना हम खुद का सॉफ्टवेयर बनाएँ, राइट? जैसे अभी आई थिंक अ, नोबिसा किया हुआ है। लास्ट वो आपके पास करेक्ट, करेक्ट। राइट अग्रवाल साहब, उसने नौमिसा को क्रिएट किया। वैसे ही हमने है ना वेट स्कैन नाम का सॉफ्टवेयर क्रिएट किया उसी टाइम। आईटी पीपल के साथ हमने मेरा इनपुट और दूसरे 2-3 बंदे का इनपुट डाल के वीएटी स्कैन यानी इनपुट इनवॉइस से स्कैन करो और इंपोर्ट करो और वीएटी सबमिट करो। एचएमआरस के साथ वहाँ एग्री करो। तो जो भी क्लाइंट था पीएस अकाउंटिंग का सो सभी हमने वीएटी स्कैन में रादर देन मैन्युअल हमने प्रोसेस किया। अभी क्या है कि एआई आ गया है, तो उसी टाइम हम जो वापिस इनपुट देते थे, वो ऐसा इनपुट यहाँ नहीं देता है। यहाँ के एआई क्या है कि अपॉर्च्युनिटी बढ़ाता है। हमारा जो डुप्लीकेशन वर्क है, मैन्युअल वर्क है, वो हमारा रिड्यूस करता है। तो एआई से हमको और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलती है। उसी टाइम अगर एआई होता तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, वेटस्केन वो और ज़्यादा और क्रिएटिव होता। तो यही मेन है कि एआई की क्योंकि एआई है जो अपॉर्च्युनिटी बढ़ाता है, किसी की अपॉर्च्युनिटी लेता नहीं, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। सर बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स का ड्रीम होता है कि अपनी यूके अकाउंटिंग फर्म स्टार्ट करें। आज अगर कोई ज़ीरो से शुरू करना चाहे, तो आप उसको क्या रोड मैप देना चाहेंगे? सपोज़ कोई ज़ीरो से यूके अकाउंटिंग शुरू करना चाहता है, तो मैं तो पहले ही बोलूँगा शायद वो अगर वो एसीसीए भी है, तो इमीडिएट कॉल करके भागो मत। शुरू स्क्रैच से शुरू करो। व्हाट इज़ वीएटी, व्हाट इज़ पेरोल, व्हाट इज़ सीआईएस, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन फिर कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, राइट? अ, फिर एक्सेल क्या होता है, वो सब पहले अपने आप बिल्ड करो और फिर क्लाइंट के साथ आप डिस्कस करो। आई एम श्योर कि क्लाइंट आपको इनिशियली जो है आपको क्लाइंट देगा और उसके बाद वन टू वन आपकी स्मॉल प्रैक्टिस बिल्ड होगी और फ्यूचर में आप एक अच्छी अकाउंटेंसी प्रैक्टिस के मालिक होगे। सर, ये यूके अकाउंटिंग फर्म स्टार्ट करना काफ़ी जनों के मन में आता है, बट एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो होता है क्लाइंट एक्विजिशन। सबसे पहला क्लाइंट लाने की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो उसका कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता है। तो सर, आपके लिए वो क्या जवाब होगा कि सबसे पहला पहला क्लाइंट लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? पहले सबसे पहला क्लाइंट लाने के लिए मैं तो यही बोलूंगा कि बेसिकली वहाँ कोई आपका पहचान वाला अगर है तो उसके साथ डिस्कस करो। उसके साथ डिस्कस करने के बाद क्लाइंट अट्रैक्ट करो। आप डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ कॉल करोगे तो आपके साथ क्लाइंट इतने ज़्यादा नहीं आएँगे क्योंकि वो आपके ऊपर पेश नहीं करता है। वो अगर आपको ट्रायल जॉब देता है तो ट्रायल जॉब देने के बाद उसको जो टाइम लिमिट दिया हुआ है, राइट? कि इतने आवर्स में खत्म करना है उस आवर्स में आप खत्म करके उसको अगर क्वालिटी वर्क आप दोगे तो आपको दूसरा वर्क देगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इनिशियली आप पहले आप अपने नॉलेज बिल्डअप करो और उसके बाद क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करो क्योंकि मैं मेरे को पता है कि आप
कितने भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन डायरेक्टली क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट करोगे तो क्लाइंट 5 या 6 महीने के बाद हो सकता है आपको एक क्लाइंट मिले। इनिशियली 6 मंथ आपको एक भी क्लाइंट मिलने की कोई चॉइस नहीं है। करेक्ट सर, आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने जब जॉब क्विट करके मैंने एसीसी प्रोफेशनल अभी मैं पढ़ाई कर ही रहा हूँ और साथ में क्लाइंट हंटिंग भी कर ही रहा हूँ, तो मेरे लिए भी पहला क्लाइंट लाना काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी समय लगा। सर यस। अब थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस और लर्निंग की तरफ चलते हैं। 3 डेकेड्स के करियर में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट या फेलियर जो आपको परमानेंटली चेंज कर गया हो? वो सबसे मेन है क्योंकि 2007 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। बंकिम देसाई ने पीएस अकाउंटिंग क्लोज कर दिया। ऑफ कोर्स अभी नरेंद्र देसाई ने वो कंपनी पूरे स्टाफ के साथ ले लिया, एएम अकाउंटिंग हो गया। लेकिन उस टाइम में डायरेक्टर था, 100 पीपल को हैंडल कर रहा था और टॉप से लेके मैं बाद में दूसरे ही दिन बॉटम पे आ गया। टॉप से बॉटम पे आ गया। अगेन मेरे को स्क्रैच से, जीरो से लेके मेरे को शुरू करना पड़ा। सो नई कंपनी क्यूएक्स अकाउंटिंग में गया। बंदे जो भी बंदे थे, जिसको सिखाया था वो वहाँ टॉप लीडर पे थे। कोई एवीपी था, कोई वीआईपी था, वो सब मेरे ट्रेन हुए बंदे थे और उसके अंडर मेरे को वर्क करना था। मैंने सैटिस्फाइड वहाँ काम किया, लर्न किया और आज मैं ऐसा हूँ कि वो बंदे के सिमिलर हो गया हूँ। तो वो मेरा पहला पॉइंट आया था इनिशियली कि मैंने स्क्रैच से लेके वापिस लर्न किया, हार्ड वर्क किया, कम्युनिकेशन किया, ट्रस्ट बिल्ड किया। जो मेरे मेरे नीचे बंदे थे वो मेरे टॉप पे थे, वो उसको लगता था कि साहब ये साहब आ गए तो मेरी जॉब चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया। आज वो बंदे सभी जगह टॉप लीडर पे है, लेकिन मैं अपनी जगह खुश हूँ और यही मेरा पिलर से लेके आज सक्सेस का एक मंत्र है। वेरी इंसाइटफुल सर। आप अकाउंटिंग प्रोफेशन में इतने सालों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का सीक्रेट क्या है? आ, पिछले 26 साल से बेसिकली मैं अकाउंटेंसी से मैं कर रहा हूँ। मैंने शुरू से ही बोला कि मैं सुबह जल्दी उठ के मैं जो भी टॉपिक है टॉपिक रीड करता हूँ। जो भी नई चैलेंजेस आती है मेरे को ऑफकोर्स लिंक्डइन में कई जगह मिल जाती है, मैं उसको रीड करता हूँ, बंदे को सिखाता हूँ। तो खुद क्या है कि वीडियो भी बनाता हूँ, खुद नोट्स पे भी लिखता हूँ और जो भी बंदे आते हैं उसको सिखाता हूँ। कंटिन्यूअसली रीड करता हूँ और बंदे को सिखाता हूँ, यानी कहीं जगह स्टॉप नहीं हो जाता हूँ। आज मैं कई जगह इंटरव्यू लेता हूँ, कोई किसी को भी बंदे को, पर उसको मैं पूछता हूँ कि आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट अलाउंस का लिमिट क्या है? तो पूरा नहीं बोलते हैं, राइट? एफआरएस 105 का और 102 का क्या क्राइटेरिया है? तो अभी भी वो पूरा नहीं बोलते हैं। तो ये है कि आज क्या चल रहा है? आप अकाउंट्स हो, आप अकाउंट्स करते वक़्त आपको ये सब ध्यान रखनी चाहिए, बंदे को सिखाना चाहिए। तो मैं यही ऑटोमेटिकली डेली टू डेली चेक करता हूँ, रीड करता हूँ और बंदे को सिखाता हूँ। यही मेरा सक्सेस का मंत्र है। सर इसकी वजह से ही आपके लिंक्डइन पे इतने फॉलोवर्स हैं कि इंडस्ट्री के जितने अपडेट्स होते हैं आपके लिंक्डइन पे इंस्टेंटली मिल जाते हैं। यस। सर आज आज की अकाउंटिंग और वैट में आपको एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट किस चीज में मिलती है? मतलब वर्क तो मोनोटोनस होता है एक तरीके से कि एक आप 26 इयर्स तक आपने काम किया, उसके बाद अगर कोई आपको बोलेगा कि आप वापस से वीएटी प्रिपेयर करो, तो हुँ, वो काफ़ी मोनोटोनस वर्क हो जाता है। हुँ। तो आपको ये अभी तक कैसे एक्साइटमेंट लगती है इस काम में? देखो, मैंने है ना शुरू में 17 साल मैंने वीएटी में कर वर्क किया, वीएटी मैनेजर करके और बाद में डायरेक्टर और 100 मैंने बंदे को सिखाया। लेकिन क्यूएक्स में चला गया तो क्यूएक्स के बाद ऑटोमेटिकली मेरे को अकाउंट्स का एक्सपोज़र मिला। आज मैं अकाउंटिंग में मास्टर हूँ। लेकिन मेरी टीम में जो बंदे हैं उसमें वीएटी भी आ रहा है, बुक कीपिंग भी आ रहा है, तो वो बंदे मेरे को चैलेंज कर रहे हैं, राइट? मेरे को पूछ रहे हैं कि साहब ये कहाँ आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, कौन सी इंडस्ट्री में क्या है? तो मेरे को अकाउंट के साथ-साथ वीएटी का भी उतना ही अपडेशन होना ज़रूरी है। तो मैं दोनों अपडेट रखता हूँ और बेसिकली वीएटी इज़ अ चैलेंजिंग जॉब देन अकाउंट्स फॉर मी बिकॉज़ वीएटी में जो डिफरेंट कैटेगरीज़ आती है, वीएटी से ही अकाउंट्स बनता है और वीएटी क्वार्टर से करेक्ट, कंबाइन करो, एडजस्टमेंट डालो, पोस्टिंग एंट्रीज़ डालो और अकाउंट खत्म हो गया। So accounts, even though I am doing an accounts, VAT is more challenging for me because हर रोज कई बंदा मेरे को आता है, कई बंदा मेरे को मैसेज में भी पूछते हैं, कई प्रैक्टिस वाले भी मेरे को मैसेज में पूछते हैं कि सर एचएमआरसी की ये
मेरे को क्या नोटिस आई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को बताओ, राइट? तो मैं हैपीली उसको बताता हूँ और वो उसका डाउट क्लियर करता हूँ। सर, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत करूँगा कि वीएटी से ही अकाउंट्स बनते हैं। मेरे पास मैं जब जॉब करता था, मेरे पास एक क्लाइंट था जो अकाउंटेंट काफ़ी ओल्ड स्कूल था, मतलब वो काफ़ी एजेड अकाउंटेंट थे और उनका यही क्राइटेरिया था कि हर क्वार्टर वो वीएटी बनवाते थे और वीएटी में ही अकाउंट ट्रांज़ैक्शंस का कैटेगराइज़ेशन भी करवा देते, डिटेल स्क्रूटिनी भी करवा देते, प्रीपेड अक्रूवल्स भी बुक करवा देते और वो बोलते कि आपको सिर्फ वीएटी बनाना है, ईयर एंड हम बना देंगे। तो आई कैन टोटली एग्री कि जो वीएटी करता है वो एब्सोल्युटली अकाउंट्स भी जानता ही होगा थोड़ा बहुत। सही है। सर, यंग प्रोफेशनल्स के लिए एक एडवाइस जो आप विश करते हो कि आपके करियर में किससे किससे होती है? जैसे कि यंग प्रोफेशनल की ऐसी क्या एडवाइस होगी जो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती मैं तो यही बोला कि शॉर्टकट मत डालो। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, कंसिस्टेंसी पे फोकस करो और काबिल बनो, राइट? काबिलियत के पीछे मत भागो, राइट? थ्री इडियट्स का एक ही है, राइट? आमिर है? खान बोल रहा है कि अगर कामयाबी लेनी है तो पहले काबिल बनो, कामयाबी के पीछे मत भागो, ऑटोमेटिकली कामयाबी आपके पीछे जक मार के आएगी। तो मैं यही बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म नॉलेज ग्रोथ करे और शॉर्टकट मत अपनाइए। जो भी है वो डिटेल में नॉलेज करे और उसी से ही आपका नॉलेज आगे बढ़ेगा। सर, अब टाइम है रैपिड फायर राउंड का। सिर्फ पहला आंसर जो आपके माइंड में आएगा वो आपको बताना है। ज़ेरो या क्विक बुक्स? बेसिकली जीरो। बेसिकली इन यूके में ज़ेरो बोलते हैं, यूके में जीरो बोलते हैं। जीरो इज़ मोर फ्रेंडली यूज़र है क्योंकि ज़ेरो में आज बुक कीपिंग भी हो रहा है, सेल्फ असेसमेंट भी हो रहा है, ज़ेरो एचक्यू में आप अकाउंट्स भी कर रहे हैं, ऑल वेरी थिंग्स इन ज़ेरो। तो ज़ेरो मेरे हिसाब से। वीएटी या फाइनल अकाउंट्स? हाँ, ऑफ कोर्स वीएटी फॉर मी बिकॉज़ वीएटी से ही अकाउंट्स होता है। करेक्ट। सर, वर्क फ्रॉम ऑफिस या रिमोट? मैं जब इंटरव्यू ले रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा बंदे रिमोटली माँग रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वर्क फ्रॉम ऑफिस इज़ द बेस्ट क्योंकि बंदे पर्सनली टच हो रहे हैं और उसको हम गाइड कर रहे हैं। वन स्किल एवरी अकाउंटेंट मस्ट लर्न? बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल एंड आई कैन से इंग्लिश, राइट? 2 अगर है तो बंदा आगे ग्रोथ करेगा। सर, वन हैबिट दैट मेड यू सक्सेसफुल? कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग करो, जो भी है डेली आप उसको फॉलो अप करो और बंदे को सिखाओ, वही मेन है। द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन अ फ्रेशर? दैट इज लैक ऑफ लर्निंग एटीट्यूड क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अगर वो कई बार होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, मैं हो जाएगा, मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं, समथिंग लाइक दैट। वन सॉफ्टवेयर यू कांट लिव विदाउट? आज के युग में मैं बोलूँ तो सॉफ्टवेयर तो मैं बाद में पहले एक्सेल ज्यादा बोलूंगा कि एक्सेल में व्यू वी लुकअप है, एक्स लुकअप है, पाइवट टेबल है, राइट? वो अगर नहीं आएगा तो आप क्लाइंट को टाइम पे जॉब नहीं दे पाओगे। करेक्ट। सर, वन बुक एवरी प्रोफेशनल शुड रीड? मैं तो यही बोल रहा हूँ कि मेरे को शिव खेरा की एक बुक है, विनर्स डोंट डू थिंग्स डिफरेंटली, दे डू द थिंग्स इन डिफरेंट वे। तो वही बुक है, वही शिव खेरा की, वही मेन है मेरे लिए। सर, वन लाइन एडवाइस फॉर एसीसी स्टूडेंट्स? मैं तो उसका उतना ही बोलूँगा, सिर्फ पेपर क्लियर मत करो, प्रैक्टिकल नॉलेज भी अंडरस्टैंडिंग करो। यानी पढ़ो नहीं, उसके साथ प्रैक्टिकल भी नॉलेज बिल्ड अप करो। तो वही मेन है क्योंकि आज के युग में 5 डीज़ और 3 आर मेन इम्पोर्टेंस है। दैट इज़ डायरेक्शन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डेडलाइन। और किसी को भी इमीडिएट रिएक्ट करो, दैट इज़ कॉल्ड 3 आर, दैट इज़ रिस्पेक्ट, रिएक्ट एंड रिस्पांसिबल। आप ये 5 चीज़ आप समझ में आ गया तो फ्यूचर इज़ योर, नथिंग इज़ चैलेंजिंग यू। सर, वेरी इंसाइटफुल। सर, आज के एपिसोड में आपने आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, वीएटी एक्सपर्टीज, टीम बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी और करियर ग्रोथ के बारे में बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट शेयर किए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एसीसी स्टूडेंट्स, अकाउंटेंट्स और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स सबको इस कन्वर्सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू।